हेलो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नया विवाह का भाग 2। आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालान नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया ना गया। मसाले में कचौद आ रही थी। मैं जब सालान बना रहा था तब आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालान बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने रहती है। आशा को युगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी, पर वह इस तरह निकली पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी। और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता रहता हूँ। आशा ने हंसी को रोक कर पूछा, क्यों रोते क्यों हो? यह ना पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुंह की और प्रश्न की आंखों से देखा। उसका आशा कुछ तो समझ गई, पर ना समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूँगा बहू जी? यहाँ कोई काम दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं कोई दाग पड़ जाए तो क्या हो? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से सांडसी ले लेनी चाहिए। दूर रहो, फूहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पाँव पर गिरा ली तो महीनों झीकोगे। जुगल के मुख पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? मुंह क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हैं बहू जी, तब मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना भी गुड़के, मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता। आपकी नजर कड़ी देखकर भी मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या हो। हाथ ही तो है आपका भी, कहीं आपके ही हाथ पे छूट पड़े तो। लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुए धक्कड़ में क्यों हालाकन होती हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूंगा। महाराजों की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे? गधे को जरा भी तमीज नहीं आई। सुनता है जुगल? लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़ कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आसान सुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है? तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती तो हूँ रोटियां बेलकर आ जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, आपको खामखा जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब न दिया था, और यहाँ केवल रुखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दे और सारे पौधे को चूल्हे में डाल दे। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाओ बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लेना। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बड़ा रखे हो? तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता? बोला। जुगल ने कपड़े बनवा लूं तो दादा को हिसाब क्या दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने कहती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा, आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा। खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा? बड़े चालाक हो तुम।
जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि रूखी रोटियां मिले तो वह दावत में जाए ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आवेगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ ही बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगो तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी हो। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता का रौनक था। बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियानपन मिट गया था। उसने गमलों को सुग्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला ना जाने दूंगी। सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह! इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष में बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी लालचिन हो तुम। लालचिन ही सही, मैं आपको एक भी ना दूंगी। 2-4 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी ना मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझा अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों की हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है। मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई है। लाला जी पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें, देखे कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोल कर देखे कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए, बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था। वहां से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी। घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दें? सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में ना जाने दूंगा। महाराज ने किए कुछ ना होगा तो आज उसकी सामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही। मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली, आज ना जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। एक दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा है। रह रहकर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही है। राजवैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझ कर इनका सेवन कीजिएगा।
क्यों ना हो, खानदानी वैद्य है। इनके बाप बनारस के महाराजा के चिकित्सक थे। पुराने और परीक्षित नुस्खे थे इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही यह दर्द हो रहा, तुमने मुझसे कहा नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझाता आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, तुम्हें हंसी सूझती है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुरुषत्व पर यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था। जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेषमयी टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है। और इतनी जल्दी। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य के ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलेनाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी ना दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा सोहदा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाँछें खिल गई। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियत तुम में नहीं है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की क्या बात है। वे हैं कामसिन कोमलांगी, आप फेरे पुराने लठैत, दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात ना निकले तो मूछें उड़ा लूं। सेठ जी की आंखें जगमगा उठी। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी ना जाने कैसे बाकी हो गई। आकृति के बागपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों, आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूँ आप कहीं नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज ना होऊंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगमल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इस सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या क्या करते हो, दिखाई नहीं देते? सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे। सरकार है बड़े गुस्सेवर। 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो, खबरदार, जवान संभाल कर बातें किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीना आवरण उनके मनोरहस्य को ना छिपा सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकल पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले।
यहाँ यूं सभी यही कहते हैं, मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं, या उसे जहर देकर मार दूं, फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराव की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग्य जाए भाड़ में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों, बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीवी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज आई। ना जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसक कर कंधे पर आ गया। उसने जल्दी से आंचल खींचकर सिर पर रख लिया और कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले जाए तब आना। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नया विवाह का अंत यही होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।